नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सभी। दोस्तों, हम लोगों का जो है ये क्लास 10th के मैथ का जो पहला वीडियो है, इसमें आप सभी लोग जो है पहला चैप्टर पढ़ेंगे रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्याएं। ठीक है दोस्तों, हम लोग जो है पिछले क्लास में जो हम लोग इसके पढ़ चुके हैं उससे थोड़ा सा जुड़ जाते हैं, जिससे हम लोगों को चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी और आसानी से समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों वास्तविक संख्याएं जानने से पहले हम लोग जो है अपनी पिछली कक्षा यानी कि कक्षा 9th का जो है थोड़ा सा एक बार समझ लेते हैं। दोस्तों क्लास 9th में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि एक ऐसे जो है नंबर लाइन होती है यानी संख्या रेखा होती है। ये आप सभी लोग भली भांति जानते होंगे दोस्तों, ऐसे नंबर लाइन होती है। यहाँ पर बीच में कहीं पर जो है एक जीरो होता है। ठीक है दोस्तों, ये लाइन जो है ऐसे बढ़ती चली जाती है। ठीक है, इनफाइनाइट है दोनों तरफ। ठीक है, बीच में यहाँ पर जीरो होता है जो बॉर्डर लाइन पर होता है। इसके एक तरफ जो है ऐसे, इधर भी ऐसे संख्याएं जो है लिखी होती हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर जीरो है, इसके एक तरफ अगर हम लोग दाहिनी तरफ बढ़ते जाते हैं तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 ठीक है लिखा होता है। ऐसे आगे बढ़ता ये चला जाता है इनफाइनाइट तक यानी अनंत तक। ठीक है, और इसके तरफ जो है, इसके बाईं तरफ जो है जीरो के दोस्तों लिखा रहता है -1 -2 -3 -4 -5 -6 और -7। ये भी इधर ऐसे बढ़ता चला जाता है। ठीक है, अनंत तक। ठीक है दोस्तों, ये हम लोगों ने अपने क्लास 9th में पढ़ा था। ठीक, अब दोस्तों यहाँ से हम लोग ये समझेंगे, मान लीजिए हम लोगों ने अपने पहले चैप्टर में क्या देखा था, एक छोटी सी नन्ही सी बच्ची होती है और एक क्या लेती है, अपने पास में एक बड़ा सा थैला लेती है। ठीक है, थैला लेती है और यहाँ से यानी 1 से स्टार्ट करती है। 1 से स्टार्ट करती है, किस तरफ जाती है ये दोस्तों, दाहिनी तरफ चलना स्टार्ट करती है। ठीक है, और एक एक करके सभी संख्याओं को अपने थैले में रखना स्टार्ट करती है। ठीक है दोस्तों, वो क्या करती है, सबसे पहले 1 को अपने थैले में रख लेती है, 2 को, 3 को, 4 को, 5 को, 6 को, 7 को, इसी तरीके से आगे बढ़ती जाती है और संख्याओं को थैले में रखती चली जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो अब हमें संख्याएं मिलती हैं यानी उसके थैले में जो संख्याएं हो गई हैं दोस्तों, उनको हम लोग क्या कहेंगे, नेचुरल नंबर्स यानी प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं हम उनको कहेंगे। ठीक है दोस्तों, थैले में कौन कौन सी संख्याएं हो गई हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे ऐसे करके। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जो संख्याएं हो गई हैं वो हम लोगों की क्या हो गई, प्राकृतिक संख्याएं यानी नेचुरल नंबर्स। ठीक है दोस्तों, ध्यान रहे हम लोग केवल उन्हीं संख्याओं को नेचुरल नंबर्स यानी प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं जिनसे हम लोग गिनती करते हैं। ठीक है, किसी भी संख्या को या किसी भी चीज को गिनना होता है तो जिन संख्याओं का हम लोग प्रयोग करते हैं दोस्तों, उन्हीं को जो है प्राकृतिक संख्याएं या नेचुरल नंबर्स करते हैं। ये आप लोग हमेशा ध्यान रखेंगे, जिन संख्याओं से हम लोग गिनती शुरू करते हैं या गिनना स्टार्ट करते हैं, किसी चीज को गिनते हैं, उनको हम लोग जो है नेचुरल नंबर्स या प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है, अब दोस्तों वो क्या करेगी, अब वो छोटी जो बच्ची है वो वहां से जो है वापस आ जाती है। ठीक है, वापस आ जाती है और अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर जो है जीरो जो रहता है, जीरो को भी अब जो है अपने थैले में रख लेती है। ठीक है, अब क्या करती है दोस्तों, जीरो को भी अपने थैले में रख लेती है। ठीक है, तो अब उसके थैले में जो संख्याएं हो जाती हैं उनको हम लोग क्या कहेंगे, होल नंबर्स, WHOLENUMBERS। ठीक है, होल नंबर्स इनको कहेंगे। ठीक है, यानी दोस्तों इसको क्या कहेंगे, पूर्ण संख्याएं। ठीक है, पूर्ण संख्याएं। तो दोस्तों अब थैले में जो संख्याएं हो गई हैं उनको हम लोग क्या कहेंगे, पूर्ण संख्याएं। कौन कौन सी संख्या हो गई है, जीरो। ठीक है, पहले केवल 1 2 3 4 5 6 7 8 9
मतलब ये सभी संख्याएं थी, अब जीरो को भी उसने रख लिया है, तो अब संख्याएं क्या हो गई हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे करके अनंत तक जो है संख्याएं हो गई हैं। तो दोस्तों इन संख्याओं को हम लोग क्या कहेंगे, पूर्ण संख्याएं कहेंगे। ठीक है, अब क्या करती है वो बिटिया, वो छोटी सी बच्ची अब क्या करेगी दोस्तों, अब जो है यहीं से जीरो यानी जहां तक आई थी यहां से ये और अपनी बाईं तरफ बढ़ना स्टार्ट करती है। ठीक है, बाईं तरफ और अपने बढ़ना स्टार्ट करती है और इन संख्याओं को भी जो है उसी थैले में रखना स्टार्ट करती है। ठीक है, इन सभी संख्याओं को भी उसी बैग में रखना स्टार्ट करती है। ठीक है, तो अब बैग में दोस्तों कौन कौन सी संख्याएं हो जाएंगी, इधर इधर जीरो थी। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे इधर संख्याएं थी। ठीक है, और इधर इसने क्या रख लिया दोस्तों, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। ठीक है, इस तरीके से इधर भी इस बिटिया ने जो है अपने थैले में इन संख्याओं को जो है रख लिया। ठीक है, छोटी सी बच्ची ने। तो दोस्तों अब जो उसके थैले में संग्रह हो गया है, यानी उस थैले में जो संख्याएं अब उपस्थित हैं, उन संख्याओं को दोस्तों हम लोग क्या कहेंगे, उन संख्याओं को हम कहेंगे इंटीजर्स। ठीक है, इनको हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों, इंटीजर। आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, इंटीजर्स या पूर्णांक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, पूर्णांक कहते हैं, यानी उसके थैले में अब जो संख्याएं हैं उनको हम लोग पूर्णांक कहेंगे। ठीक है, उम्मीद है यहाँ से आप लोगों को दोस्तों समझ में आया होगा कि नेचुरल नंबर्स यानी प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं, उसके बाद में होल नंबर्स यानी पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं, और पूर्णांक जो है वो कौन से होते हैं। ठीक है, एक बार मैं आप लोगों को थोड़ा सा और क्लियरिफाई कर देता हूं दोस्तों। पूर्णांक जो होते हैं यानी इंटीजर्स जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। ठीक है, पहले क्या होते हैं, होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, यानी धन पूर्णांक होते हैं। ठीक है दोस्तों, जिन संख्याओं के आगे कोई भी चिन्ह नहीं होता है उनके आगे हम लोग हमेशा क्या मानते हैं, प्लस चिन्ह होगा। ठीक है, उनके आगे हमेशा कौन सा चिन्ह होगा, धनात्मक चिन्ह होगा। ठीक है, तो उन सभी संख्याओं को हम लोग क्या कहेंगे, धन पूर्णांक कहेंगे। ठीक है, ठीक है, धन पूर्णांक कहेंगे। ठीक है, और दोस्तों जिन संख्याओं के आगे जो है ऋणात्मक चिन्ह है यानी ऋण चिन्ह लगा है या माइनस मार्क लगा है, माइनस चिन्ह लगा है, उन संख्याओं को हम क्या कहेंगे दोस्तों, ऋण पूर्णांक। ठीक है, ऋण पूर्णांक। दोस्तों उम्मीद है आप लोगों को इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब आप लोगों का एक सवाल होगा कि ये जीरो कौन सा पूर्णांक है। सर जीरो कौन सा पूर्णांक है, क्योंकि ये भी पूर्णांक में आता है। ठीक है, ये पूरी संख्याएं जो संख्या रेखा पर अभी दिखाई दे रही हैं, यानी उस बच्ची के बैग में या थैले में जो संख्याएं हैं उन सभी को हम इंटीजर्स कहते हैं। तो दोस्तों हम लोगों ने जाना कि ये संख्याएं जो है ये धन पूर्णांक है और जिनके आगे माइनस लगा है वो ऋण पूर्णांक यानी निगेटिव इंटीजर्स हैं। तो दोस्तों ये जीरो कौन सा पूर्णांक है, तो दोस्तों जीरो जो है ये न्यूट्रल पूर्णांक है। ठीक है, NEUTRAL न्यूट्रल पूर्णांक। ठीक है, यानी दोस्तों ये ना तो धन पूर्णांक है और ना ही ऋण पूर्णांक है, ये न्यूट्रल है। यानी जैसे हम लोग देखते हैं मैच में एक अंपायर होता है, वो निर्णायक होता है, मतलब दोनों टीम का निर्णय करता है कि कौन सी पक्ष है और कौन सी विपक्ष है, उसी तरीके से जीरो जो है वो निर्णायक स्थान पर है, ये न्यूट्रल है। ठीक है, लेकिन ये भी एक पूर्णांक है, आप लोगों से कभी भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग दोस्तों इनसे रिलेटेड कुछ जो है क्वेश्चंस समझ लेंगे जो हम लोगों के एग्जाम में आते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अगर आप लोगों को कोई भी समस्या होगी दोस्तों तो उसको आप लोग कमेंट में जरूर पूछिएगा। ठीक है, हम लोग क्या देखेंगे दोस्तों, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं इनसे रिलेटेड कि पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा कि क्या जीरो एक प्राकृतिक संख्या है, एक प्राकृतिक संख्या है।
संख्या है। ठीक है दोस्तों, हमारा ये पहला सवाल है। ठीक है, क्या 0 एक प्राकृतिक संख्या है? दूसरा सवाल हमारा क्या है दोस्तों, इन्हीं जो अभी हम लोगों ने देखा है इन्हीं से। ठीक है, क्योंकि आप लोगों के जो एक नंबर के जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें इसी तरीके के प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो आप लोग बताएंगे क्या 1 एक प्राकृतिक संख्या है? हम लोगों का दूसरा सवाल इसी तरीके से दोस्तों, हमारा जो है तीसरा सवाल है क्या 2 एक प्राकृतिक संख्या है? ठीक है, इसी तरीके से 3 के बारे में भी हम लोग पूछ सकते हैं, क्या 3 एक प्राकृतिक संख्या है? ठीक है, तो इसका जवाब मैं आप लोगों को दोस्तों दूंगा। ठीक है, तो दोस्तों क्या हमने पढ़ा है, 0 एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। ठीक है, 0 एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। हमने क्या देखा है दोस्तों, यहां पर हमने देखा है क्या कि प्राकृतिक संख्या वाले ग्रुप में या प्राकृतिक संख्या के परिवार में केवल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यही संख्या है। ठीक है, तो 0 जो है वो दोस्तों प्राकृतिक संख्या नहीं है। ठीक है, यहां पर जो है नहीं। ठीक है, मतलब यहां पर जवाब हम लोगों का हो जाएगा नहीं। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों हम लोगों का दूसरा सवाल क्या है, क्या एक प्राकृतिक संख्या है? तो बिल्कुल दोस्तों, हम लोगों ने नेचुरल नंबर्स का जो है पूरा फैमिली देखा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सभी क्या है, प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर्स हैं। ठीक है, एक बार मैं फिर से आप लोगों के लिए दोहरा दे रहा हूं कि प्राकृतिक संख्याएं दोस्तों उन्हें हम कहते हैं जिनसे हम लोग अपनी गिनती करते हैं। ठीक है, किसी चीज की गिनती करना है तो जहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं उन संख्याओं को हम लोग प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। ठीक है, तो एक जो है प्राकृतिक संख्या है, हाँ इसका जवाब है। इसी तरीके से दोस्तों 2 भी है और 3 भी है। इन सभी सवालों का जवाब क्या है, हाँ है। ठीक है, यानी हाँ जो है एक प्राकृतिक संख्या, 2 एक प्राकृतिक संख्या, 3 भी प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, इस तरीके से दोस्तों हम लोगों ने जो है यहाँ पर एक बार फिर से क्लियर कर दे रहा हूं आप लोगों को, बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। हम लोगों ने दोस्तों 2 तरीके का संग्रह देखा, यानी 2 तरीके का परिवार देखा। क्या पहला परिवार क्या हम लोगों ने देखा और दूसरा परिवार हम लोगों ने क्या देखा, दूसरा फैमिली हम लोगों ने क्या देखा। पहला फैमिली हम लोगों ने देखा दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से। ठीक है, ये पहला परिवार हम लोगों ने देखा। और दूसरा हम लोगों ने देखा दोस्तों 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, दूसरा हम लोगों ने इस तरीके से देखा। ठीक है, तो दोस्तों अब हम लोग, ये कौन सा परिवार है दोस्तों, ये हम लोग का क्या है, नेचुरल नंबर्स। ठीक है, नेचुरल नंबर्स या प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, ये प्राकृतिक संख्याएं हैं, प्राकृतिक संख्याएं हैं हमारी। दोस्तों आप लोग अभी देखिए, अभी जो है इसको थोड़ा सा पेन और पेपर पर देखेंगे। मैं जल्दी ही व्यवस्था कर रहा हूं जो है बोर्ड पर पढ़ाने की। तो अगर आप लोगों को दोस्तों ये वीडियोज पसंद आते हैं, हम लोगों का समझाया हुआ, मेरा समझाया हुआ आप लोगों को समझ में आता है, तो लाइक करिएगा और लिखिएगा कि क्या मुझे बोर्ड लाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि दोस्तों अभी मेरे पास वैसा बजट नहीं है, मैं केवल अभी जो है मार्कर वाला बोर्ड लाऊंगा। ठीक है, तो देखिए पहला क्या हो गया, ये नेचुरल नंबर्स होंगे। और जिसमें दोस्तों 0 भी शामिल है, जिस परिवार में, जिस फैमिली में 0 भी शामिल है उसको हम लोग क्या कहते हैं, होल नंबर्स। ठीक है, नंबर्स या पूर्ण संख्याएं। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोगों से यह सवाल पूछ लिया जाए कि क्या हर प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है, यहां पर क्या हुआ, क्या हर प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है, क्या हर प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है। तो दोस्तों प्राकृतिक संख्या हम लोग की कौन सी है, ये है। ठीक है, ये प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, इसमें 1 से लेकर
इनफाइनाइट तक है, ठीक है। तो दोस्तों पूर्ण संख्या वाले में देख रहे हैं आप लोग कि हाँ 1 2 3 4 5 ये सभी संख्या, यानी पूर्ण नंबर्स का जो फैमिली है उसमें ये सभी संख्याएं उपलब्ध हैं, ठीक है। ये सभी संख्याएं पूर्ण संख्या वाले परिवार में है, यानी इसका मतलब ये सही है, हाँ ठीक है। हाँ, यानी हर प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है, ठीक है। हर प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या, क्योंकि ये सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या वाले परिवार में दिखाई दे रही हैं, ठीक है। अगर दोस्तों इसका उल्टा जो है पूछ लिया जाए, क्या हर पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या है? तो दोस्तों इसका जवाब होगा नहीं, ठीक है। क्या पूछा गया है एक बार हम लोग इसको समझ लेते हैं। क्या हर पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या? तो दोस्तों पूर्ण संख्या यहां पर देख रहे हैं, ये पूर्ण संख्या का परिवार है, ठीक है। क्या हर पूर्ण संख्या, ठीक है, तो ये सभी पूर्ण संख्या हैं, ठीक है। क्या हर पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या है? तो दोस्तों इन सभी संख्याओं को हम मिलान करते हैं, प्राकृतिक संख्या में है सभी। तो दोस्तों जवाब है नहीं, क्योंकि जीरो यहां पर जो है दोस्तों, जो जीरो संख्या है वो प्राकृतिक संख्या वाले परिवार में नहीं है, ठीक है। इसीलिए दोस्तों हर पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं है, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ के जो जितने संख्याएं हैं सभी इसमें नहीं है, ठीक है, जीरो नहीं है, ठीक है। इसलिए इस सवाल का जवाब होगा नहीं, हर पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं है, ठीक है। अब हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं, जैसा कि हम लोगों का पहला चैप्टर है या उसका नाम है, ठीक है। नाम क्या है? रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्याएं, ठीक है। क्लास 10 का जो पहला चैप्टर है रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्याएं, ठीक है। तो दोस्तों एक बार मैं यहां पर हेडिंग डाल लेता हूं फिर से, वास्तविक संख्याएं, ठीक है, वास्तविक संख्याएं, ठीक है, वास्तविक संख्याएं, ठीक, यानी रियल नंबर्स, ठीक है। तो दोस्तों वास्तविक संख्याएं कौन सी होती हैं, ठीक है। तो यहां पर मैं आप लोगों को सीधा सीधा एक परिभाषा बताता हूं दोस्तों, एक डेफिनेशन बताता हूं। क्या है? संख्या रेखा पर मौजूद सभी संख्याएं जो होती हैं वो रियल नंबर्स होती हैं। संख्या रेखा पर यानी अभी जो संख्याओं को हम लोगों ने देखा है, और कुछ ऐसी भी संख्याएं हैं जिनको हम लोगों ने नहीं देखा है, जिसकी बात मैं अभी आगे करूंगा, वो सभी संख्याएं क्या होती हैं? रियल नंबर्स होती हैं, वास्तविक संख्याएं, ठीक है। तो दोस्तों इसका नाम वास्तविक संख्या क्यों है? क्या कोई ऐसी भी संख्या है जो काल्पनिक संख्या होती है, मतलब जो असलियत में नहीं होती है? तो दोस्तों इसका जवाब है हाँ। दोस्तों कुछ ऐसी संख्याएं होती हैं जो रियल नहीं होती हैं, वास्तविक नहीं होती हैं, जिनको हम लोग अगली कक्षाओं में यानी क्लास 11th में पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसको भी मैं बता देता हूं, पहले रियल नंबर्स कौन कौन सी होती है उनको बता देता हूं दोस्तों। पहला क्या है? पहला वास्तविक संख्या कौन सा है? नेचुरल नंबर्स है। अभी हम लोगों ने पढ़ा दोस्तों, नेचुरल नंबर्स के बारे में पढ़ा है। दूसरा क्या होता है दोस्तों? होल नंबर्स, हम लोगों ने वो भी पढ़ा है। होल नंबर्स भी जो है दोस्तों वास्तविक संख्याओं की कैटेगरी में आती हैं। तीसरा हम लोगों ने दोस्तों इसको भी पढ़ा है, क्या? इंटीजर्स, INTEGERS, इंटीजर्स, ठीक है, यानी पूर्णांक, पूर्ण संख्याएं, और दोस्तों प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है। इन सभी को तो हम लोगों ने देख लिया है, ठीक है दोस्तों। और चौथा क्या है दोस्तों? चौथा है रेशनल नंबर्स, ठीक है, RATIONALNUMBERS, ठीक है, रेशनल नंबर्स, ठीक है। रेशनल नंबर्स को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? परिमेय संख्याएं, ठीक है, परिमेय संख्याएं, ठीक है, परिमेय संख्याएं।
और दोस्तों इसके बाद में पांचवा क्या है, इर्रेशनल नंबर्स। यानी अपरिमेय संख्याएं। तो दोस्तों हम लोगों ने जो है ये सभी संख्याएं क्या होती हैं इनको तो हम लोगों ने जान लिया। दोस्तों हम लोगों की कौन सी संख्याएं अभी बाकी हैं, रेशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स, ये कौन सी होती हैं इन्हें हम लोग जान रहे हैं आगे। ठीक है, तो दोस्तों यानी कि ये सभी संख्याएं जो संख्या रेखा पर होती हैं, हमारे जो संख्याएं दिख रही थी 1 2 3 4 5 6, ये जीरो और माइनस में सभी संख्याएं, ये सभी संख्याएं, और इसके अलावा जो नहीं दिखती हैं, अभी मैं बताऊंगा कौन सी नहीं दिखती हैं, उनको रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अब हम लोग जो है आगे देखते हैं कि रेशनल नंबर्स क्या होती हैं। ठीक है, इनको पढ़ेंगे। ठीक है, हेडिंग हम लोग डाल लेते हैं रेशनल नंबर्स। यानी परिमेय संख्याएं। ठीक है, परिमेय संख्याएं। दोस्तों इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि आप लोगों को इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। ठीक है, तो ऐसी संख्याएं जिन्हें p बाई क्यू के रूप में या भिन्न के रूप में या फ्रैक्शन के रूप में लिखा जा सकता है, उन्हें हम लोग रेशनल नंबर्स कहते हैं। ठीक है, ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p बाई क्यू के रूप में या फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं, उन्हें रेशनल नंबर्स कहते हैं। ठीक है, अब दोस्तों इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग सोच रहे होंगे सर ये p बाई क्यू क्या बला है। ठीक है, p बाई क्यू ये कौन सी चीजें हैं, तो दोस्तों कुछ भी नहीं, अभी हम लोगों ने पढ़ा है p बाई क्यू। p क्या है दोस्तों, p है इंटीजर। ठीक है, p एक इंटीजर है और q भी जो है एक इंटीजर है। इंटीजर का मतलब दोस्तों पूर्णांक है, ये भी एक पूर्णांक है। ठीक है, पूर्णांक का मतलब हम लोगों ने जाना दोस्तों, ये धनात्मक भी हो सकती हैं और ऋणात्मक भी हो सकती हैं, जैसा कि हम लोगों ने अभी पढ़ा है। ठीक है, धन पूर्णांक होते हैं, ऋण पूर्णांक होते हैं और न्यूट्रल पूर्णांक भी होता है। ठीक है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक चीज ध्यान में रखनी है, इंपॉर्टेंट है, क्या कि q इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, q कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। ठीक है, q कभी भी जीरो नहीं हो सकता, यानी जो नीचे वाली संख्या यानी हर वाली या डिनोमिनेटर की जो संख्या है, इसको हम लोग कभी भी जीरो नहीं रख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अभी हम लोगों ने पूर्णांक के बारे में पढ़ा है। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग क्या जान लेते हैं, जैसे कि हम लोग क्या जानते हैं, जो संख्याएं पूर्णांक होती हैं वो सभी क्या है, रेशनल नंबर्स हैं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं रेशनल नंबर्स के बारे में। हम लोगों ने जैसा संख्या रेखा पर अभी देखा है, 1 के बारे में, 2 के बारे में, 3 4 5 6 7। ठीक है, तो पूछ रहे होंगे आप लोग सर क्या ये सभी संख्याएं जो हैं रेशनल नंबर्स हैं, तो जवाब है हाँ। ठीक है, हाँ कैसे, तो दोस्तों कोई भी संख्या जो है अगर ऐसे ही लिखी होती है, ठीक है, कोई भी संख्या ऐसे लिखी होती है, उसके हर में अगर कोई संख्या नहीं होती है, हम लोग देखते हैं तो उसके नीचे हमेशा जो होती है 1 होती है। ठीक है,
कोई भी संख्या अगर ऐसे लिखी है और उसके हर में कोई संख्या नहीं है, यानी डिनोमिनेटर में कोई संख्या नहीं है, इसका मतलब होता है उसके नीचे 1 होता है हमेशा। ठीक है, तो पहले अगर हम 1 को देखते हैं दोस्तों, तो 1 बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/1। ठीक है, तो 1/1 यही हम लोगों से पूछा है कि जिसको p/q के रूप में लिख सकते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेशनल नंबर्स कहते हैं। ठीक है, परिमेय संख्याएं कहते हैं। तो एक के बारे में हम लोगों ने चेक कर लिया। ठीक है, और दोस्तों आप लोगों ने ये एक चीज ये भी पढ़ा होगा कि अगर किसी संख्या में 1 से भाग देते हैं तो उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, इसका मतलब दोस्तों 1 को हम लोग 1/1 या p/q के रूप में लिख सकते हैं। इसका मतलब 1 जो है ये रेशनल नंबर है। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग अगर 2 को चेक करें तो 2 बराबर हम लोग 2/1 लिख सकते हैं, ये भी एक दोस्तों रेशनल नंबर हो गया। अगर 3 के बारे में चेक करें तो हम लोग 3/1 लिख सकते हैं, ये भी एक रेशनल नंबर हो गया। अगर 4 के बारे में हम लोग चेक करें तो 4/1 इसको भी लिख सकते हैं, ये भी एक रेशनल नंबर हो गया। यानी कि दोस्तों जो संख्या रेखा पर दाहिनी तरफ 0 के है उन सभी संख्याओं को हम लोग क्या कह सकते हैं, रेशनल नंबर्स कहते हैं। ठीक है, कह सकते हैं। ठीक है, सभी रेशनल नंबर हैं। ठीक है, अब दोस्तों अगर हम लोग 0 के बारे में चेक करें तो 0, तो दोस्तों 0 को भी हम लोग 0/1 लिख सकते हैं। ठीक है, 0/1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो उसके वैल्यू में या उसके मान में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, एक चीज आप लोगों को मैं दोस्तों यहां से क्लियर कर देना चाहता हूं, हम लोगों को बताया गया है कि Q यानी नीचे वाली जगह पर, यानी डिनोमिनेटर या हर की जगह पर हम लोग 0 नहीं रख सकते हैं। अंश की जगह पर कोई भी रुकावट नहीं है। ठीक है, अंश की जगह पर हम लोग रख सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज और आप लोगों को बता देता हूं, 0 के लिए ये खास जो है दोस्तों, 0 में किसी भी संख्या से हम लोग भाग दें, ठीक है, 0 में किसी भी संख्या से हम लोग भाग दें उसका मान हमेशा क्या होता है, 0 ही होता है। ठीक है, ये आप लोगों के एक्स्ट्रा जो है नॉलेज के लिए बता दे रहा हूं। ठीक है, तो दोस्तों 0 भी एक, इस तरीके से हम लोगों ने देख लिया, 0 भी एक क्या है, रेशनल नंबर है, यानी परिमेय संख्या है। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग जो है इंटीजर यहाँ पर बताया गया, ये सभी इंटीजर है ना, इसलिए मैं चेक कर रहा हूँ, आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि क्या ये सभी इंटीजर्स जो है वो परिमेय संख्याएं हैं। 0 भी एक इंटीजर है, वो भी परिमेय संख्या है कि नहीं, लिख सकते हैं कि नहीं। अब माइनस वाले यानी हम लोग जो है उनको देखते हैं, जो ऋण पूर्णांक है उनको भी हम लोग देख लेते हैं। तो दोस्तों हम लोगों का ऋण पूर्णांक -1 भी था। ठीक है, इंटीजर -1, तो इसको भी लिख सकते हैं, -1/1 इसको भी लिख सकते हैं दोस्तों, इसके वैल्यू में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरीके से -2 को भी -2/1 लिख सकते हैं। -3 को अगर देखें दोस्तों तो -3 को भी -3/1 लिख सकते हैं। -4 को अगर देखें तो -4 को भी -4/1, यानी सभी को p/q के रूप में लिख सकते हैं और उनकी वैल्यू में, उनके मान में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि संख्या रेखा पर अभी तक जो संख्याओं को हम लोगों ने देखा, अभी तक जिन संख्याओं को हम लोगों ने देखा, उन सभी को हम लोग क्या कह सकते हैं, उन सभी को हम लोग जो है रेशनल नंबर्स या परिमेय संख्याएं कह सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों यहां से अब हम लोग जो है ऐसे ही किसी भी संख्या को उठा के देखते हैं। ठीक है, ये तो हो गई सीधी सीधी बात, जो हम लोगों ने संख्या रेखा पर देखा है। ठीक है, अब अगर दोस्तों हम लोग उन संख्याओं को देखें जो संख्या रेखा पर नहीं, यानी किसी को भी, यहाँ पर क्या बताया गया, यहाँ पर बताया गया है दोस्तों, यहाँ पर बताया गया है कि P और Q क्या है, ये पूर्णांक है। ठीक है, यहाँ पर पूर्णांक है। ठीक है, यानी पूर्णांक हम लोगों ने देख लिया, मतलब 0 के दाहिनी तरफ जो संख्याएं हैं और 0 की बाईं तरफ जो संख्या है वो सभी पूर्णांक है। तो हम लोग इस तरीके से किसी भी संख्या को लिख सकते हैं, जैसे -3/2, -4/1, या हम लोग 6/7, या 8/3, या 5/4, या 7/-2, ठीक है, या 8/6। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग किसी भी संख्या को, ठीक है, लिख सकते हैं। कोई भी संख्या A to Z हम लोग लिखेंगे, ऊपर और नीचे वो
बस केवल बात इतनी रहे कि क्या है वो एक पूर्णांक हो। ठीक है, तो जितनी संख्या हम लोगों को संख्या रेखा पर दिख रहे हैं सभी जो है पूर्णांक है, तो हम लोग किसी को भी लिख सकते हैं। केवल एक शर्त है कि हर में कभी भी जीरो नहीं आएगा। ठीक है, हर में कभी भी जीरो नहीं आएगा। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोगों ने समझ लिया कि ये सभी संख्याएं क्या है, रेशनल नंबर्स हैं, यानी परिमेय संख्या। अभी तक हम लोगों ने दोस्तों फ्रैक्शन की बात की। ठीक है, तो अब हम लोगों ने जो है फ्रैक्शन की बात कर ली है। ठीक है दोस्तों, अगर डेसिमल में लिखी हो, ठीक है, अगर कोई संख्याएं, अगर कुछ संख्याएं डेसिमल में लिखी हो, यानी दशमलव में, DECIMAL डेसिमल में, यानी दशमलव में लिखी हो, ठीक है, दशमलव में लिखी हो, तो क्या वह संख्याएं भी हम लोग जो है उन संख्याओं को भी हम लोग रेशनल नंबर्स कह सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों दो तरीके के दशमलव असलियत में तीन तरीके के होते हैं, उनको एक बार मैं आप लोगों को बता देता हूं। ठीक है दोस्तों, दो तरीके की जो संख्याएं डेसिमल होंगी वो आएंगी आप लोगों के परिमेय संख्याओं की कैटेगरी में। ठीक है, दो तरीके के दशमलव वाली संख्याएं आएंगी आप लोगों के परिमेय यानी रेशनल नंबर की कैटेगरी में। पहला क्या है, पहला दोस्तों क्या है, देखिए यहाँ पर हम लोग जो है दशमलव वाली संख्याओं के बारे में लिखेंगे। ठीक है, दशमलव वाली संख्याओं के बारे में लिखेंगे। पहला क्या है और यहाँ पर दूसरा, ठीक है, दूसरा लिखेंगे। ठीक, अगर आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन होगा तो एक बार आप लोग हमसे पूछ सकते हैं कमेंट में। ठीक है, पहला क्या हो दोस्तों, वैसे टर्म होते हैं दोस्तों टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, TERMINATING टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है दोस्तों, टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होते हैं दोस्तों, जिनको हम लोग क्या कहते हैं, शांत दशमलव। ठीक है, शांत दशमलव। तो आप लोग कहेंगे सर ये शांत दशमलव क्या बला है, क्या मुसीबत आ गई, ये शांत दशमलव क्या है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बताऊंगा, जो दशमलव संख्याएं कुछ पदों के बाद शांत हो जाती हैं। ठीक है, कुछ पदों के बाद शांत हो जाती हैं। कैसे दोस्तों, जैसे कि हमने कहा 0.5। ठीक है, या हमने कहा दोस्तों 0.25, या हमने कहा 0.75। ठीक है, या हमने कहा 0.875। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग देख रहे हैं कि दशमलव के बाद ये संख्याएं कुछ पदों के बाद जो है शांत हो जा रही है। ठीक है, उसके बाद इनका कोई भी वैल्यू नहीं आ रहा है। ठीक है, तो दोस्तों ये संख्याएं क्या होती हैं हम लोगों की, ये संख्याएं क्या कहलाती हैं, ये संख्याएं हम लोगों की कहलाती हैं रेशनल नंबर्स। ठीक है, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। और दूसरा तरीका क्या है दोस्तों, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल्स। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल्स। ठीक है, तो दोस्तों वह संख्याएं जो कभी टर्मिनेट तो नहीं होती यानी शांत तो नहीं होती लेकिन रिपीट होती हैं, जैसे उनके कुछ अंक जो है रिपीट होते रहेंगे। जैसे दो संख्याएं हुई, फिर वही रिपीट करके आएंगी, फिर वही रिपीट करके आएंगी, या एक ही संख्या है वही रिपीट करके आएगी। जैसा कि मैं आप लोगों को पहले लिख देता हूं इसका, ऐसी संख्याएं जो कभी शांत नहीं होती हैं, लेकिन आवर्ती होती हैं। ठीक है, आवर्ती मतलब रिपीट होती हैं। ठीक है, एग्जाम्पल मैं आप लोगों को दे रहा हूं, जैसे
0.333 दोस्तों ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। या 0.66666 ऐसे से रिपीट होता रहेगा अनंत तक दोस्तों, ठीक है। या 0.142857 14 28 57 फिर 14 28 57 फिर 14 28 57, ठीक है। तो दोस्तों ऐसे ये देखिए यहाँ पर तीन तीन संख्याएं जो है यानी तीन तीन यानी छः छः संख्याएं जो है रिपीट हो रही हैं, ठीक है। इसी तरीके से दोस्तों एक संख्या और भी है, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 3.14 2857 57 142857, ठीक है। ऐसे ये रिपीट होती रहेगी, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद है ये बात आप लोगों को समझ में आ गई कि हम लोगों ने जिन संख्याओं को संख्या रेखा पर देखा 1 2 3 4 5 6 दाहिनी तरफ जीरो के और बाईं तरफ जीरो के, वो सभी संख्याएं जो हैं जीरो सहित, वो सभी संख्याएं क्या हैं, रेशनल नंबर्स हैं यानी परिमेय संख्याएं हैं। दूसरा दोस्तों जिन संख्याओं को p बाई के रूप में p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है यानी बटे के रूप में यानी फ्रैक्शन के रूप में जिन भी संख्याओं को लिखा जा सकता है वो सभी क्या है, रेशनल नंबर्स हैं, ठीक है। अगर दोस्तों दशमलव में बात करते हैं हम लोग तो दशमलव में भी दो प्रकार की होती हैं। एक टर्मिनेटिंग डेसिमल यानी जो शांत हो जाती है, कुछ पदों के बाद शांत हो जाती हैं। और दूसरा जो है दोस्तों तरीका क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल्स यानी जो कभी शांत तो नहीं होती हैं लेकिन बार बार रिपीट करती हैं, ठीक है। तो दोस्तों इन संख्याओं को भी हम लोग क्या कहते हैं, इन सब संख्याओं को भी हम रेशनल नंबर्स कहते हैं। अच्छा अगर इन लोगों को हम लोग कन्वर्ट करना चाहें, इनको हम लोग कन्वर्ट करना चाहें तभी तो आप लोग समझ पाएंगे कि इनको p बाई क्यू के रूप में कैसे लिखा जा सकता है। दोस्तों हम लोग चलिए पहली संख्या उठाते हैं, ठीक है, 0.5। अब अगर इसको हम लोग को क्या है फ्रैक्शन में बदलना है या रेशनल नंबर में बदलना है तो क्या करेंगे, ऐसे 5 को लिख देंगे क्योंकि दशमलव के एक अंक बाद जो है संख्या है, दशमलव के बाद एक अंक है, ठीक है। तो इसलिए इसको 10 से भाग दे देंगे, ठीक है, 10 से भाग दे देंगे। इसी तरीके से देखिए दोस्तों जिन भी संख्या, जैसे यहाँ पर 0.25 है यानी दशमलव के बाद 2 अंक हैं तो यहाँ पर 1 के बाद 2 जीरो वाली संख्या से भाग देंगे, ठीक है। अगर दोस्तों 0.75 है, ठीक है, यहाँ पर दशमलव के बाद 2 अंक हैं तो यहाँ पर भी 2 जीरो वाली संख्या से यानी 100 से भाग देंगे, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा ये, ठीक है। अब दोस्तों इनको हम लोग एक बार जो है इसको फ्रैक्शन को हम लोग जो है काट के जो ओरिजिनल होता है उसको हम लोग 5 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे और 5 का पहाड़ा 2 बार यानी 1/2। तो दोस्तों जो है 0.5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा जिसको p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है उनको हम लोग क्या कहते हैं, रेशनल नंबर्स कहते हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर जो है इस संख्या को हम लोग जो है p बाई क्यू के रूप में लिख लिए कि नहीं लिख लिए, लिख लिए ना। इसी तरीके से इसको भी, ठीक है। अब दोस्तों ये 0 जो है दशमलव हट जाएगा यानी 25/100 हो जाएगा, ठीक है। तो 25/100 को हम लोग 25 से कम 25, 25 चौका 100 यानी 1/4 इसको हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। यानी दशमलव हटाने के लिए ही तो हम लोगों ने जो है यहाँ पर जो है 100 से भाग दिया है, ठीक है। या आप लोग ऐसा भी मान सकते हैं कि जैसे हम लोग लिखें 0.5 तो अगर इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको फ्रैक्शन में बदलना है तो अंक दशमलव के बाद जितना अंक होता है उसी वाले जीरो वाले संख्या से हम लोग जो है ऊपर नीचे गुणा भाग करते हैं। तो इस 10 से जब ऊपर गुणा होगा तो ये 5 हो जाएगी और नीचे 10 आ जाएगा, ठीक है। यही सेम चीज यहाँ पर लिखा है, ठीक है। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा दोस्तों तो उसको आप लोग कमेंट में लिखिएगा, मैं आप लोगों को एक वीडियो स्पेशल बना दूंगा। जो चीज आप लोगों को नहीं समझ में आ रही होगी या अगली क्लास में जरूर बताऊंगा, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से जो है 2 तरीके की दशमलव संख्याएं भी होती हैं। इनको भी दोस्तों इसको भी हम लोग 1/3 लिख सकते हैं, इसको हम लोग 2/3 लिख सकते हैं, ठीक है। इसको 1/7 लिख सकते हैं और इसको दोस्तों हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको भी हम लोग 22/7 यानी 22/7 इसको हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है।
तो इस तरीके से आप लोगों को समझ में आया कि डेसिमल्स में भी जो संख्याएं होती हैं उनको भी हम लोग रेशनल नंबर्स कहते हैं। इस तरीके से इनको रेशनल नंबर के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों इर्रेशनल नंबर्स कौन सी। अच्छा, थोड़ा सा इसमें और है, एक चीज मैं बता दूं आप लोगों को दोस्तों, ये चीजें होंगी। अब हम लोग देखते हैं कि दोस्तों एक और चीज है, उनको भी रेशनल नंबर्स कहते हैं। कौन सी? सभी संख्याएं, वह सभी संख्याएं जो पूर्ण वर्ग होती हैं, ठीक है। वह सभी संख्याएं जो पूर्ण वर्ग होती हैं उनको भी हम लोग रेशनल नंबर्स कहते हैं, ठीक है। यानी जिन संख्याओं का वर्गमूल हम लोग निकाल सकते हैं वह सभी संख्याएं भी क्या होती हैं? रेशनल नंबर्स। जैसे दोस्तों अगर √1 है, एक संख्या √1 है, ठीक है, √1 है, तो दोस्तों इसको हम लोग 1 लिख सकते हैं, ठीक है। अगर √1 यानी 1 का वर्गमूल निकालेंगे तो 1 आता है। और दोस्तों अभी हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा है क्या कि 1 को हम लोग जो है फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं 1/1, ठीक है। तो ये एक क्या हो गई? रेशनल नंबर हो गई, ठीक है। इसी तरीके से दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, अगर कहीं पर लिखा हो √4 तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? 4 का वर्गमूल क्या होता है? 2, ठीक है। अगर कहीं पर 16 लिखा है या 9 लिखा है दोस्तों तो इसको हम लोग 3 कहते हैं, ठीक है। अगर कहीं पर √16 लिखा है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? 4 कहते हैं। अगर √25 लिखा है तो हम लोग इसको 5 कहते हैं, ठीक है। अगर √36 लिखा है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? 6 कहते हैं। इन सभी संख्याओं को अभी हम लोगों ने देखा दोस्तों कि 2 को, 3 को, 4 को, 5 को, 6 को, इन सभी को क्या कहते हैं? रेशनल नंबर के रूप में लिख सकते हैं। जैसा कि 2/1 लिख सकते हैं, 3/1 लिख सकते हैं, 4/1 लिख सकते हैं, 5/1 लिख सकते हैं, 6/1। यानी इनके वैल्यू में, इनके मान में कोई भी फर्क नहीं आएगा और ये जो है परिमेय संख्याएं भी हो जाती हैं, ठीक है। यानी इनको फ्रैक्शन या भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। इस प्रकार दोस्तों हम लोगों ने समझ लिया कि कौन कौन सी संख्याएं होती हैं जो रेशनल नंबर्स की कैटेगरी में आती हैं, यानी परिमेय संख्याओं की कैटेगरी में आती हैं, ठीक है। मतलब जितनी संख्याएं हम लोगों ने संख्या रेखा पर देखा, 0 के दाहिनी तरफ 1 2 3 4, उन सभी संख्याओं को भी कहते हैं, 0 को भी कहते हैं, और माइनस में जो संख्याएं उनको भी कहते हैं रेशनल नंबर्स। और दोस्तों अगर उन दोनों संख्याओं को यानी प्लस और माइनस वालों को, या केवल माइनस माइनस वालों को, या केवल प्लस प्लस वालों संख्याओं को अगर हम लोग लिखना चाहें तो वह सभी संख्याएं रेशनल नंबर के रूप में लिखी जा सकती हैं, यानी P/Q के रूप में लिखी जा सकती है, ठीक है। और दोस्तों जो पूर्ण वर्ग संख्याएं होती हैं जिनका वर्गमूल निकाला जा सकता है वह सभी संख्याएं भी रेशनल नंबर की कैटेगरी में आती हैं। तीसरी बात दोस्तों, वह सभी संख्याएं जो क्या होती हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल होती हैं, यानी दशमलव संख्याएं वह सभी जो टर्मिनेट हो जाती हैं, मतलब कुछ पदों के बाद वह रुक जाती हैं, ठीक है, शांत हो जाती हैं, वह भी जो है फ्रैक्शन के रूप में लिखी जा सकती हैं, यानी P/Q के रूप में लिखी जा सकती हैं। और हम लोगों की शर्त क्या है? जो P/Q के रूप में लिखी जा सके वही संख्या जो है रेशनल नंबर है, वो सभी संख्या रेशनल नंबर है जो P/Q के रूप में लिखी जा सकती हैं, ठीक है। तो दोस्तों टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गई, और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, यानी जो दशमलव शांत नहीं होती हैं लेकिन रिपीट करती हैं, यानी आवर्ती होती हैं, उनको भी हम लोग क्या कहते हैं? रेशनल नंबर्स कहते हैं, यानी परिमेय संख्याएं कहते हैं, ठीक है। अब हम लोगों का अगला क्या है दोस्तों? अपरिमेय संख्याएं, यानी इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर्स यानी अपरिमेय संख्याएं, ठीक है। दोस्तों आप लोग जो है बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। आप लोगों का एक एक डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, आप लोगों को कोई भी समस्या नहीं आएगी, ठीक है। अगर आप लोगों को कोई समस्या आती है तो आप लोग उसको बेहिचक जो है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। तो अपरिमेय संख्याएं दोस्तों कौन सी होती हैं? परिमेय संख्याएं की उल्टा, ठीक है। यानी जिन संख्याओं को
को p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। दोस्तों, जिन संख्याओं को p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है वह सभी संख्याएं क्या होती हैं? इर्रेशनल नंबर्स होती हैं। ठीक है, तो दोस्तों किन संख्याओं को नहीं लिखा जा सकता है? जैसे दोस्तों वह सभी संख्याएं जिनका पूर्ण वर्ग नहीं होता है, यानी जिनका वर्गमूल हम नहीं निकाल सकते हैं, वह सभी संख्याएं क्या होती हैं? इर्रेशनल नंबर्स या अपरिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, जैसे कि √2, इसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं। √3, √5, √7। ठीक है, ये सभी संख्याएं जो होती हैं दोस्तों पूर्ण वर्ग नहीं होती हैं। ठीक है, यानी इनका वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता है। इसीलिए इन संख्याओं को हम लोग जो है अपरिमेय संख्या, यानी इनको p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, इनको फ्रैक्शन के रूप में नहीं लिखा जा सकता है कभी भी। ठीक है दोस्तों, एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है दोस्तों पाई। ठीक है, पाई भी एक जो है अपरिमेय संख्या, यानी इसको भी फ्रैक्शन के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। ठीक है, अभी मैं आप लोगों का एक कंफ्यूजन दूर करूंगा बहुत ही जबरदस्त तरीके से। ठीक है, क्योंकि दोस्तों मैंने आप लोगों को यहाँ पर एक उदाहरण दिया है, यानी परिमेय संख्याओं वाले में, कि 22/7 जो है 22/7 जो है ये एक क्या है? ये परिमेय संख्या है। ठीक है, और पाई जो है एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन कभी कभी स्कूलों में हम लोगों को पाई बराबर 22/7 पढ़ाया जाता है। ठीक है, अभी उसको मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, पहले इसके एग्जांपल्स और हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इतनी बात तो ये हो गई। ठीक, और दोस्तों अगर दशमलव में हम लोग बात करते हैं, अच्छा एक बार हम लोग देख लेते हैं ये संख्याएं कैसे अपरिमेय होती हैं। ठीक है, मतलब ये कभी ना तो शांत होती हैं और ना ही रिपीट करती हैं। ठीक है दोस्तों, ये संख्याएं ना कभी शांत होती हैं ना कभी रिपीट होती हैं। मैंने 2 कैटेगरी आप लोगों को बता दी थी, पहली जो शांत हो जाती है और दूसरी अगर शांत नहीं होती है तो रिपीट करती है। तो वो दोनों कैटेगरियां दोस्तों किस में आती हैं? परिमेय संख्याओं में। ठीक है, और दोस्तों ये संख्याएं जो ना तो रिपीट करती हैं और ना शांत होती हैं, वो किस कैटेगरी में आती हैं? इर्रेशनल में। ठीक है, जैसे हम लोग √2 को क्या लिख सकते हैं? √2 की वैल्यू होती है 1.14135623730। ऐसे ऐसे दोस्तों ये देखिए, यहाँ पर कोई भी पैटर्न फॉलो हो रहा है? यहाँ पर कोई भी पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है, यानी ये ना तो रिपीट हो रही ना शांत हो रही, यानी ऐसे ये अनंत तक चलती रहेगी जीवन भर। ठीक है, इसी तरीके से दोस्तों अगर √3 को हम लोग देखते हैं तो इसका भी जो है ये भी कभी शांत नहीं होती है। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग जो है उस बात के बारे में देखेंगे। ठीक है, इसको भी आप लोग कभी भी अगर कैलकुलेटर में √3 डालेंगे तो यहाँ पर आप लोग वैल्यू निकाल सकते हैं। थोड़ा सा आप लोग जो भी इसके लिए मेहनत कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए अब हम लोग जो है कंफ्यूजन देखते हैं कि आपने सर बताया है पाई जो है एक अपरिमेय संख्या है और 22/7 जो है एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर जो है विरोधाभास है। ठीक है, विरोधाभास है क्योंकि कॉलेज में हम लोगों को सर क्या बताते हैं? पाई बराबर 22/7 बताते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये बात बिल्कुल सरासर गलत है। ठीक है, कभी भी पाई बराबर 22/7 नहीं होता है, क्योंकि पाई जो है अपरिमेय संख्या है और ये जो है परिमेय संख्या है। तो मैंने पहले ही बताया है कि अपरिमेय संख्याओं को कभी क्या p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, यानी पाई का कोई ऐसा मान ही नहीं है जो p/q के रूप में लिखा जा सके। और यहाँ पर जो है 22/7 के रूप में कॉलेज में लिखवाते हैं। तो दोस्तों पाई जो है अपरिमेय संख्या है। ठीक है, संख्या है, और 22/7 क्योंकि p/q के रूप में लिखी गई तो ये क्या है? परिमेय संख्या है। तो दोस्तों कॉलेजों में ऐसा इसलिए इसके बराबर लिखवा देते हैं कभी कभी, जिससे इसका कैलकुलेशन यानी
इसका जो है गुणा भाग करना आसान हो जाए, ठीक है, जिससे इसका मान निकालना, या हम लोग किसी भी जगह पर क्षेत्रफल निकाल रहे होते हैं या किसी जगह पर हम लोग परिधि निकाल रहे होते हैं तो उस जगह पर हम लोग रख लेते हैं, जिससे ये जो है आसान हो जाए, ठीक है, क्योंकि ये परिमेय संख्या है, ठीक है, और जो है ये रिपीट होती है, नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीटिंग है, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से अगर आपसे कभी भी एग्जाम में लिख के आ जाए कि पाई जो है, पाई क्या है, पाई मतलब परिमेय संख्या है, पाई परिमेय संख्या है या अपरिमेय, ठीक है, तो दोस्तों इसका जवाब है अपरिमेय, ठीक है। और अगर 22/7 के बारे में आ जाए तो 22/7 क्या है दोस्तों, ये परिमेय संख्या है। अब इस बात को आप लोग जीवन भर याद रखेंगे और कभी भी आप लोग ये नहीं मानेंगे पूरी तरीके से कि पाई की वैल्यू 22/7 होती है, केवल इसके ये एक लगभग की वैल्यू होती है, ठीक है, इसकी नियरेस्ट वैल्यू होती है, ठीक है। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम लोग दोस्तों जो है आगे बढ़ते हैं, ठीक है, तो कभी भी हम लोग जो है इसको परिमेय संख्या और इसको अपरिमेय संख्या समझेंगे, ठीक है। अब हम लोग दोस्तों क्या कहेंगे, आगे बढ़ते हैं और अपने चैप्टर से रिलेटेड कुछ संख्याओं को और पढ़ लेते हैं, ठीक है। क्या पढ़ लेते हैं दोस्तों, हम लोग जान लेते हैं कि सम संख्याएं क्या होती हैं, ठीक है, क्या होती हैं सम संख्याएं, सम संख्याएं या इवन नंबर्स, इवन नंबर्स, ठीक है, सम संख्याएं। तो दोस्तों जो संख्याएं 2 से विभाज्य हो जाए वो क्या कहलाती हैं, सम संख्याएं। जो संख्याएं 2 से पूरी पूरी विभाज्य यानी कट जाए, ठीक है, उन्हें हम सम संख्याएं कहते हैं। इनका उदाहरण क्या है दोस्तों, जैसे आप सभी लोग इसको जानते होंगे लेकिन एक बार जो है रिवाइज कर लेते हैं, जो हम लोगों के आगे जो है काम आएगा, ठीक है। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, ऐसे जो है दोस्तों ये सभी क्या होती हैं, सम संख्याएं, ठीक है, जो 2 से पूरी पूरी तरीके से कट जाए या विभाज्य हो जाए, ठीक है, यानी जिनमें 2 का भाग चला जाए, ठीक है। अब दोस्तों अगर हम लोगों को विषम संख्याएं जाननी हो, ठीक है, विषम संख्याएं दोस्तों मैं जो है आप लोगों को समझाने के चक्कर में या थोड़ा स्पीड के चक्कर में कि आप लोगों का टाइम ना बर्बाद हो, तो मैं थोड़ा जो है फ्लो में लिख रहा हूँ, अच्छी राइटिंग नहीं है मेरी, ठीक है। अगर आप लोगों को समझ में आता है तो अच्छा है, ठीक है। यानी दोस्तों राइटिंग मेरी बहुत अच्छी नहीं है लेकिन आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा हो मेरे लिए यही जरूरी है, ठीक है। तो दोस्तों विषम संख्याएं जो होती हैं वो आड नंबर्स होती हैं, ठीक है, आड नंबर्स, ठीक है। तो आड नंबर्स का मतलब क्या होता है, जो संख्याएं 2 से विभाज्य ना हो, ठीक है, जो संख्याएं 2 से विभाज्य या कटे ना, ठीक है, विभाज्य ना हो, ठीक है, उन्हें हम विषम संख्याएं कहते हैं, ठीक है।
उन्हें हम विषम संख्याएं कहते हैं। ठीक है दोस्तों, कैसे विषम संख्याएं कौन सी होती हैं दोस्तों? जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25। ठीक है, ये सभी संख्याएं क्या हैं? विषम संख्याएं हैं। ठीक है, इनमें 2 का भाग नहीं जाएगा। ठीक है, और इन संख्याओं में 2 का भाग चला जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हम लोग जो है सम और विषम संख्याओं के बारे में जान लिए हैं। अब हम लोगों का दोस्तों इम्पॉर्टेंट एक चीज आता है, 2 तरीके की संख्याएं, अभाज्य और भाज्य संख्याएं। ठीक है, इन्हें हम लोगों को क्या करना है? थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, पहले हम लोग क्या समझेंगे? अभाज्य संख्याएं। ठीक है, अभाज्य संख्याएं यानी प्राइम नंबर्स। ठीक है, प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो दोस्तों प्राइम नंबर्स कौन सी होती हैं? ऐसी संख्याएं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं। ठीक है, ऐसी संख्याएं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स, 2 गुणनखंड होते हैं, यानी जिनमें केवल 2 संख्याओं से भाग जाए। ठीक है, जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, ऐसी संख्याएं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, यानी उनमें केवल 2 संख्याओं से भाग जाता है उसमें। ठीक है, फैक्टर्स का मतलब क्या होता है? गुणनखंड। ठीक है, गुणनखंड। ठीक है दोस्तों, पहली कौन सी संख्या है? पहला क्या है? पहला क्या है? यानी जिनके केवल 2 फैक्टर्स होते हैं, 2 फैक्टर्स होते हैं। तो पहला क्या है? पहला फैक्टर क्या होगा दोस्तों? पहला फैक्टर होगा 1। ठीक है, 1। ठीक है, यानी जिनमें 1 से भाग चला जाए, उन संख्याओं में 1 से भाग चला जाएगा। ठीक है, और दूसरा क्या है? हमने देखा ना 2 फैक्टर्स होते हैं, तो पहला क्या होगा? 1, और दूसरा क्या है? खुद वह संख्या। ठीक है, खुद वह संख्या, खुद वह संख्या। ठीक है दोस्तों, अब इसका उदाहरण आप लोगों को देते हैं। जैसे मतलब दोस्तों, अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं या 2 फैक्टर होते हैं। पहला 1 और दूसरा खुद वह संख्या, यानी उस संख्या में केवल 2 ही संख्या से भाग जा सकती है, या तो 1 से, या तो 1 से, या तो उस संख्या से खुद से। ठीक है, उसके अलावा और किसी संख्या से उसमें भाग नहीं जाएगा। ठीक है दोस्तों, उदाहरण हम लोग देखते हैं। कौन सा है? 2। ठीक है, 2 एक संख्या है, 3 है दोस्तों, 5 है, 7 है दोस्तों, 9 भी लिख लेते हैं। अभी मैं आप लोगों को समझाता हूँ। 11, 13, फिर 15, फिर 17, फिर 19, फिर 21, फिर ऐसे ऐसे। ठीक है, अब दोस्तों आप लोगों को यहाँ मैं एक चीज ध्यान देने के लिए पहले से ही लिख दिया हूँ, जिससे आप लोगों को हमेशा ध्यान रहे। ठीक है, तो दोस्तों 9 वो संख्या नहीं होगी, 15 वो संख्या नहीं होगी, और 21 वो संख्या नहीं होगी। ठीक है, यानी अभाज्य संख्या 9, 15 और 21 नहीं है। क्यों? क्योंकि दोस्तों 9 के 2 से अधिक फैक्टर्स हैं, 2 से अधिक गुणनखंड हैं, यानी 1 से भी भाग चला जाएगा 9 में, उसके बाद में 9 से खुद से चला जाएगा, उसके बाद में दोस्तों 3 से भी चला जाएगा। ठीक है, 3 से भी चला, यानी इसके 3 फैक्टर्स हो गए, सिर्फ 2 होने चाहिए थे, तो इसके क्या हो गए? 3 फैक्टर्स हो गए। ठीक है, इसलिए ये क्या है? अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से दोस्तों 15 के बारे में अगर हम लोग देखते हैं, तो 1 से 15 में भाग चला जाएगा, उसके बाद में 15 से भी जाएगा, क्योंकि 15 स्वयं संख्या है, उसके बाद दोस्तों 3 से भी चला जाएगा और 5 से भी चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसके भी क्या हो गए? 4 फैक्टर्स हो गए। ठीक है, यहाँ पर
दो से अधिक फैक्टर्स हो गए, इसलिए ये भी क्या है, अभाज्य संख्या नहीं है। इसी तरीके से दोस्तों 21 में भी जो है 1 से भाग चला जाएगा, 21 से स्वयं, उसके बाद में 3 से, उसके बाद में 7 से, ठीक है। तो इन संख्याओं के जो है 2 से अधिक फैक्टर्स हैं, इसलिए इन संख्या को क्या है, अभाज्य संख्याएं नहीं कहेंगे। अभाज्य संख्याएं किन्हें कहेंगे, जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, यानी पहला 1 और दूसरा खुद वो संख्या, ठीक है। दोस्तों 2 के बारे में अगर हम लोग देखें तो 2 में 1 से भाग जाएगा और 2 से जाएगा, इसके अलावा और किसी से नहीं जाएगा। इसी तरीके से दोस्तों 3 की बात करें तो 3 में केवल 1 से भाग जाएगा और 3 से जाएगा, यानी कि इसके भी 2 ही फैक्टर हैं। 5 की बात करें तो इसके साथ भी वही है, यानी इसमें भी केवल 1 से भाग जाएगा और 5 से स्वयं से। 7 में भी और 11 में भी दोस्तों केवल 11 से भाग जाएगा और 1 से भाग जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से 13 में, 17 में, 19 में, ठीक है। और आगे इसी तरीके से हम लोग देखते रहेंगे और बढ़ते रहेंगे, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग की क्या है, अगली संख्या क्या है, भाज्य संख्याएं, ठीक है। भाज्य संख्याएं दोस्तों, अगर आप लोगों को कोई भी चीज A to Z कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, या कोई ऐसे भी ऑटोमेटिक आपके दिमाग में सवाल जो है जनरेट होता है, सवाल उत्पन्न होता है, तो आप लोग उसको बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। मैं उन सभी सवालों का जो है जवाब देने की कोशिश करूंगा। ध्यान रहे वो आप लोगों के पढ़ाई से या चैप्टर से रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है। और हमेशा जो है कमेंट जो है सम्मानजनक होना चाहिए, ठीक है। भाज्य संख्याएं, ठीक है, इनको हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में, कंपोजिट नंबर्स, COMPOSITE, कंपोजिट नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स, ठीक है। तो कंपोजिट नंबर्स या भाज्य संख्याएं होती है, या इनको हम लोग जो है संयुक्त संख्याएं भी कहते हैं, ठीक है। तो भाज्य संख्याएं, संयुक्त संख्याएं कौन सी होती हैं, तो दोस्तों ऐसी संख्या जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। ऐसी संख्याएं जिनके 2, यहां पर हिंदी में लिखता हूं, नहीं तो आप लोग गिनती 2 समझ लेंगे, 2 से अधिक फैक्टर्स होते हैं, या गुणनखंड होते हैं, ठीक है। यानी ऐसी संख्याएं जिनमें 2 से अधिक, यानी कौन कौन सी संख्याएं, पहला क्या है, पहला 1, दूसरा क्या है, स्वयं वह संख्या, स्वयं वह संख्या, और तीसरा क्या है, यानी 2 से अधिक, यानी तीसरा, चौथा, पांचवा कुछ भी हो सकता है। तीसरा मतलब इन दोनों संख्याओं के अलावा, ठीक है, कोई अन्य संख्या, कोई अन्य संख्या। अगर दोस्तों इन दोनों के अलावा किसी और संख्या से भी उसमें भाग चला गया तो वो संख्या जो है भाज्य संख्या की कैटेगरी में आ जाएगी, ठीक है। भाज्य संख्या की कैटेगरी में आ जाएगी, ठीक है। जैसे कि दोस्तों उदाहरण यहां पर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, 2 भी एक अभाज्य संख्या, 3 भी एक अभाज्य संख्या है। हम लोग 4 के बारे में देखते हैं, ठीक है। 4, तो दोस्तों 4 के बारे में हम लोग बात करते हैं, 1 से भी भाग चला जाएगा 4 में, ठीक है, और 4 स्वयं से भी चला जाएगा और 2 से भी चला जाएगा, ठीक है। यानी इसमें 2 से अधिक फैक्टर इसके आ गए, ठीक है। यानी 2 से अधिक जो है इसके गुणनखंड हो गए, यानी 2 से अधिक संख्याओं से इसमें भाग जा सकते हैं, यानी 1 से भी जाएगा, 4 से भी जाएगा और 2 से भी इसमें भाग चला जाएगा। इसका मतलब क्या हो, यहाँ पर दोस्तों आप लोग को दिखाने को एक बार फिर से बता देता हूँ। 4 के दोस्तों 2 से अधिक फैक्टर हैं, ठीक है। यानी यहाँ पर क्या परिभाषा हमने लिखी है, 2 से अधिक फैक्टर हो, यानी 4 के यहाँ पर 2 से अधिक फैक्टर हैं। पहला क्या, 1, 1 से भी भाग चला जाएगा, स्वयं वह संख्या यानी 4 से भी भाग चली जाएगी, और कोई अन्य संख्या यानी 2 से भी इसमें भाग चला जाएगा। इस प्रकार ये क्या है, एक भाज्य संख्या है या कंपोजिट नंबर है, ठीक है।
दोस्तों भाज्य संख्याएं कौन सी होंगी? जिनके दो से अधिक गुणनखंड हों, ठीक है, दो से अधिक फैक्टर्स हों। पहला क्या, एक भी होना चाहिए, और वो संख्या तो होती ही है, एक भी होता है, और उसके अलावा कोई अन्य संख्या अगर उस संख्या से उसमें भाग जाता है तो वो एक भाज्य संख्या कहलाएगी। ठीक है दोस्तों, 4 हो गया, उसके बाद में 4 के बाद में हम लोगों का क्या हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9। दोस्तों यहाँ पर जो 9 हमने काटा था वो यहाँ पर आ गई। ठीक है, 9 से भी इसमें भाग चला जाएगा, 10 से भी चला जाएगा, 10 से भी चला दोस्तों 10 भी जो है कंपोजिट नंबर है, यानी 10 में भी 10 के भी दो से अधिक फैक्टर हैं। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों 12 है आप लोगों का, फिर 15 है, फिर 16 है, फिर 18 है, 20 है। ठीक है, 21 भी रहेगा, क्योंकि 21 के भी जो है 21 के भी दो से अधिक फैक्टर हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों को यहाँ बता दिया है। ठीक है, इसी तरीके से अन्य संख्या है। दोस्तों ध्यान रहे, अब आप लोगों को एक सवाल आ सकता है। ठीक है, एक सवाल क्या आ सकता है, सबसे पहली या सबसे पहली भाज्य संख्या या प्रथम भाज्य संख्या क्या है? तो दोस्तों भाज्य संख्या का स्टार्ट कहाँ से होता है? 4 से होता है। ठीक है, क्योंकि 2 और 3 क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, तो सबसे पहली भाज्य संख्या क्या है, ये 4 है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आप लोगों को ये बात याद रखनी है। अब दोस्तों हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं और अपने चैप्टर की तरफ आते हैं। पहला चैप्टर, ठीक है, आप लोगों का शुभारंभ कर देते हैं। ठीक है, चैप्टर का शुभारंभ कर देते हैं। ठीक है, वैसे भी वीडियो जो है लंबा हो गया है काफी, लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा चैप्टर में लेके चलते हैं। ठीक है, पहला क्या है दोस्तों, एक प्रमेय है। प्रमेय क्या है आप लोगों के चैप्टर का? अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। ठीक है, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय क्या है दोस्तों? ध्यान रहे दोस्तों, आप लोगों को इस चीज को ठीक से समझना है। ठीक है, आप लोगों को दोस्तों, अगर आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं जो है आपके अदर टीचर्स से जो है थोड़ा सा हट के पढ़ा रहा हूं, तो दोस्तों हर टीचर की जो है एक क्वालिटी होती है, वो थोड़ा सा अलग होता है। ठीक है, अलग तरीके से समझाता है, तो मेरा तरीका थोड़ा सा अलग है। अगर आप लोगों को समझ में आएगा तो प्लीज सपोर्ट करिएगा। ठीक है, मैं धीरे धीरे आप लोगों को पिछली कक्षा से आपके इस जो है वर्तमान कक्षा को जोड़ रहा हूं। ठीक है, यानी पिछले क्लास में आप लोगों ने जो पढ़ा था उससे और आज जो पढ़ना है उससे धीरे धीरे जोड़ रहा हूं, जिससे आप लोगों का फ्लो न टूटे। पिछली कक्षा से रिलेटेड सभी चीजों को एक बार रिवाइज कर लें। ठीक है, अब हम लोग जो है अंक गणित की आधारभूत प्रमेय पढ़ते हैं। तो दोस्तों यह आधारभूत प्रमेय क्या है? अंक गणित की बेसिक जो है प्रमेय क्या है? बेसिक थ्योरम है, प्रत्येक भाज्य संख्या को एक अद्वितीय अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। क्या है दोस्तों? प्रत्येक भाज्य संख्या को भाज्य संख्या का मतलब क्या हुआ? अभी हम लोगों ने पढ़ा है कंपोजिट नंबर। अभी आप लोगों को इसे मैं डिटेल में समझा दूंगा। ठीक है, आप लोगों को कोई भी समस्या नहीं होगी। ठीक, प्रत्येक भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर को एक अद्वितीय, यानी कोई अन्य तरीका नहीं, एक तरीका जो है मुख्य रूप से सभी को अद्वितीय रूप से प्रत्येक भाज्य संख्या को एक अद्वितीय रूप से अभाज्य संख्याओं यानी प्राइम नंबर के गुणनफल
के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। दोस्तों इसे हम लोग जो है समझते हैं, ठीक है। प्रत्येक भाज्य संख्या को एक अद्वितीय रूप से अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, ठीक है। दोस्तों उदाहरण क्या लेते हैं, जैसे हम लोग ले लेते हैं 60 को, ठीक है। 60 एक संख्या है 60, ठीक है। तो हम लोग इसे समझेंगे, ये एक जो है भाज्य संख्या है, ठीक है। भाज्य संख्या यानी ये इसके 2 से अधिक गुणनखंड होंगे, ठीक है। तो इस भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जाएगा, ठीक है। यानी 60 का अगर हम लोग क्या करें, गुणनफल करें, तो 60 बराबर क्या होगा दोस्तों, एक साइड में यहां मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। जैसे 60 को यहां पर लिखते हैं हम लोग, उसके बाद में इसका फैक्टर करते हैं, ठीक है। 2 30 बार आ जाएगा, ठीक है। यानी 2 तिहाई 6 और 0 उतार लेंगे, ठीक है। फिर 2 से भाग देंगे, 15 बार पहाड़ा पढ़ेंगे, 30 हो जाएगा। उसके बाद में दोस्तों 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे 5 बार, 15 आ गया। उसके बाद में 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे 1 बार, ठीक है। तो मतलब दोस्तों 60 बराबर क्या हो गया, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, ठीक है। अब दोस्तों या इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 2, ठीक है। अगर कोई संख्या 2 बार रिपीट हुई है, गुणे में है, तो उसको आधार 1 बना के उसको जितनी बार लिखी होती है उतना पावर लिख देते हैं, ठीक है। यानी 2 एक बार आधार लिख लिए, और गुणे में है तो यानी जो 2 संख्याएं होती हैं वो जुड़ जाती हैं, यानी कि 2 संख्या 2 बार है, ठीक है। फिर गुणे 3 गुणे 5, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को ये बात समझ में। अब मैं आप लोगों की ये थ्योरम या जो है प्रमेय समझाता हूं। दोस्तों 60 क्या है, एक भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर। भाज्य कैसे, इसके 2 से अधिक गुणनखंड है, यानी कि 60 भी होना चाहिए, 1 भी होना चाहिए, उसके अलावा कोई और। तो दोस्तों 60 से तो कटेगी ही, हर संख्या अपने आप से कटती है, 1 से भी हर संख्या कटती है। उसके अलावा दोस्तों 2 से भी कट रही है, 3 से और 5 से भी, यानी इन संख्याओं से भी इसमें भाग जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, यह एक भाज्य संख्या है, ठीक है। अब क्या लिखा गया है, प्रत्येक भाज्य संख्या को एक अद्वितीय रूप से अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में। तो दोस्तों ये संख्याएं जो है क्या अभाज्य संख्या है। अभी हम लोगों ने पढ़ा 2 एक क्या है, अभाज्य संख्या है, ठीक है। आप लोगों को दिखा देता हूं हमने क्या पढ़ा है दोस्तों, अभाज्य संख्याएं हमने पढ़ा है। देखिए अभाज्य संख्याएं हमने पढ़ा है, और इसका एग्जाम्पल क्या है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, ठीक है। तो यही सेम चीज हम लोगों ने प्रूफ किया कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या, तो ये भी देखिए अभी हम लोगों को पढ़ा 2 है, 3 है, 5 है, तो ये सभी क्या है, अभाज्य संख्या है, ठीक है। यही बात ये कह रहा है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। ये बात हो गई। एक और उदाहरण हम लोग ले लेते हैं। जैसे कि हम लोगों का क्या है उदाहरण, हम लोग जैसे कि 90 ले लेते हैं, यानी 90 ले लेते हैं। 90 को हम लोग कैसे लिखेंगे, इसको भी हम लोग जो है फैक्टर करते हैं या गुणनखंड करते हैं। 90 का 2 से पहाड़ा पढ़ेंगे, 2 चौक 8, 1 बचा, और यहाँ पर 0, 1 और 0 10 हो जाएगा, तो 2 पंचे 10, ठीक है। मैं आप लोगों को फैक्टर करना सिखा रहा हूँ, ठीक है। फिर 2 से यहाँ पर भाग नहीं जाएगी दोस्तों, क्योंकि अगर पीछे जो है 0, यानी पीछे अगर कोई भी सम संख्या होती है तभी 2 से भाग जाता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो है 3 से भाग देंगे, ठीक है। तो 3 एकम 3, यहाँ पर 1 बचा और 5, 1 और 5 15 हो गया, 3 बचे 15, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों फिर 3 से 3 बचे 15 और 5 से 1 बार, ठीक है। मतलब 90 का क्या हुआ, 90 के अभाज्य गुणनखंड क्या हुए, अभाज्य गुणनफल इसके क्या हुए, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, ठीक है। 2 तिहाई 6 त्रिक 18 पंचे 90, ठीक है। या इसको क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 3, क्योंकि 2 बार है, 3 के पावर 2 गुणे 5, ठीक है।
तो दोस्तों ये आधारभूत प्रमेय जो है सिद्ध हो गई इस तरीके से कि प्रत्येक भाज्य संख्या, देखिए ये भाज्य संख्या है, ये भी भाज्य संख्या है, यानी जिसके दो से अधिक गुणनखंड हो, यानी दो से अधिक संख्याओं से जिनमें भाग चला जाए। दो से अधिक मतलब यानी उस संख्या से भी चली जाए और 1 से भी चली जाए, ये तो दो संख्याएं हो ही गई, इसके अलावा किसी भी और संख्या से। तो इन सभी में देखिए दोस्तों, हमने 1 और 90, 1 और 90 को ट्राई ही नहीं किया, उससे स्वयं से और एक से, उसके अलावा भी देखिए इसमें कट रही हैं, यानी यह एक जो है भाज्य संख्या है और इस भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, उम्मीद है इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग जो है अपने चैप्टर की तरफ चलते हैं, अपने प्रश्नावली की तरफ चलते हैं और हम लोगों का जो है पहला सवाल क्या है ये देखते हैं। ठीक है, तो हम लोग जो है किताब यहाँ पर मैं आप लोगों को रख के दिखा रहा हूँ। दोस्तों हम लोगों का जो है पहला प्रश्नावली ये है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। जैसा कि मैंने अभी बताया अभाज्य गुणनखंडों, क्योंकि ये सभी संख्याएं क्या है, भाज्य संख्याएं हैं, भाज्य संख्याएं हैं, तो इनके अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना, जैसा कि अभी हमने किया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग 140 और 156 को उठाते हैं। ठीक है, पहला सवाल क्या है हम लोगों का, पहला दोस्तों 140। ठीक है, पहला सवाल क्या है 140। दोस्तों यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, देखिए आप लोगों को लिखने का तरीका बहुत अच्छे से तरीके से लिखना होगा आपके एग्जाम में, तभी आप लोगों को अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो 140 लिखेंगे, 140 ठीक है के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, 140 के अभाज्य गुणनखंड यहाँ पर लिखेंगे आप लोग 140 और यहाँ पर ऐसे 2 से 2 7 14, 0 से 0 ऐसे उतार लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये पूरी संख्या डिवाइड हो गई तो 0 बचा है तो इसको साथ में ही ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद में फिर दोस्तों 2 से भाग देंगे, यहाँ पर 2 3 6, एक यहाँ पर बचा, 1 और 0 10 हो गया, 2 पंचे 10। ठीक है, 35 आ गया। उसके बाद में दोस्तों जो है 5 से हम लोग भाग देंगे, 5 सत्ते 35 और उसके बाद में 7 से भाग देंगे एक बार। ठीक है, इस प्रकार से दोस्तों हम लोगों को क्या मिला, 140 के अभाज्य गुणनखंड क्या हुए, 140 बराबर हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। ठीक है, ध्यान रहे हम लोगों को हमेशा क्या करना है, सबसे पहले छोटी संख्या लिखनी है, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, यानी हम लोगों को क्या लिखना है, आरोही क्रम में लिखना है। ठीक है, यानी बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, यही हम लोगों का सही तरीका है। ठीक है दोस्तों, हम लोग इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 2 के पावर 2, क्योंकि 2 जो है 2 बार है गुणे में। ठीक है, गुणे 5 गुणे 7। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों 140 के अभाज्य गुणनखंड ये हैं। ठीक है, ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों मैं जो है आप लोगों को अगले पेज में समझाता हूँ। दूसरा हम लोग का क्वेश्चन क्या है, 156। ठीक है, यानी 156 को भी अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना है। ठीक है, दूसरा हम लोगों का सवाल क्या है, 156। ठीक है, 156। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर हल, ये आंसर लिखेंगे 156 के अभाज्य गुणनखंड, 156 के अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, एक साइड में लिखेंगे 156 156। ठीक है, और इसको हम लोग क्या करेंगे 2 से भाग देना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को एक चीज और बताऊंगा कि आप लोगों को जो है ये समस्या अगर होती है कि कैसे हम लोग चुने कि किससे भाग देना है, कैसे क्या करना है, तो इसको मैं अभी या तो अगले वीडियो में आप लोगों को समझाऊंगा। ठीक है, तो 2 से पहले देते हैं, तो यहाँ पर 2 संख्याएं लेंगे, 2 7 14। ठीक है, और यहाँ पर 15 क्योंकि तो एक संख्या यहाँ पर बढ़ गई, एक बढ़ गया। ठीक है, 15 तो 1 और 6 क्या हो जाएगा 16। ठीक है, 2 8 16। ठीक है,
उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर फिर 2 से देंगे, 2 तिहाई 6, 1 यहाँ पर बच गया और 8, 2 9 18, ठीक है। फिर दोस्तों ये 3 से कटेगी, 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9, फिर ये जो है 13 से कटेगी, 13 से एक बार, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग क्या लिखेंगे, 156 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13, ठीक है। या हम लोग दोस्तों इसको क्या लिखेंगे, 156 बराबर 2 के पावर 2, क्योंकि 2 बार है, गुणे 3 गुणे 13, ठीक है। तो ये जो है दोस्तों हम लोग को क्या हो गया, मिला है 156 के अभाज्य गुणनखंड मिले हैं, ठीक है। ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को ये बात एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी, ठीक है। अगर आप लोगों को कोई भी समस्या होती है दोस्तों समझने में, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। हम लोग दोस्तों अब जो है अपना तीसरा सवाल लगाएंगे। तीसरा क्वेश्चन हम लोगों का क्या है दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन ये है, हम लोगों को क्या दिया गया है, आप लोगों को एक बार बुक में दिखा देता हूं। यहाँ आप लोग देख रहे होंगे 3825 है और चौथा है 5005, ठीक है। पहले हम लोग क्या सॉल्व करेंगे, 3825, ठीक है। लिखेंगे हम लोग 3 8 2 5, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन, या लिखेंगे हम लोग हल, ठीक है। आप लोग दोनों में से कोई भी एक चीज लिख सकते हैं, ठीक है, हिंदी में या इंग्लिश में, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, पहले यहाँ पर 3825 के अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। यहाँ पर हम लोग ऐसा लिखेंगे। उसके बाद में हम लोग यहाँ पर ऐसे स्टार्ट करेंगे 3 8 2 5, ठीक है। इस तरीके से हम लोग दोस्तों स्टार्ट करेंगे और अपना जो है भाग देना शुरू करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि दोस्तों पीछे जो है कोई भी सम संख्या नहीं है, इसलिए 2 से भाग नहीं जाएगी। हम लोग जो है 3 से ट्राई करते हैं, ठीक है। 3 एकम 3, फिर यहाँ पर 8 है तो 3 दूनी 6 और 2 बचा, यहाँ पर 2 और 2 22 हो जाएगा, 3 7 21, यहाँ पर अभी 1 बचा है और 5, 1 और 5 15, 3 5 15, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम लोग जो है फिर से 3 से भाग देंगे, 3 चौक 12 और 3 दूनी 6, अभी यहाँ पर 1 बचा और 5 15 हो जाएगा, 3 5 15, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर जो है हम लोग 5 से भाग देंगे, ठीक है। तो 5 8 40, ठीक है, 5 8 40, यहाँ पर 42 है तो 2 बच गया, 2 और 5 25 हो गया, 5 गुणे 5 यानी 5 25 हो गया, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों फिर से 5 से भाग देंगे, 5 तो 5 एकम 5 और 3 यहाँ पर बचा, 3 और 5 35, ठीक है। तो 5 7 35, ठीक है। उसके बाद में 17, तो दोस्तों 17 एक जो है अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो 17 जो है किसी और से नहीं कटती है, ये स्वयं से कटती है, ठीक है। तो इस तरीके से इतना आ गया। अब हम लोगों को दोस्तों 3825 बराबर क्या मिला, 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17, ठीक है। या दोस्तों हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 3825 बराबर 3 के पावर 2, क्योंकि 2 बार है तो 3 के पावर 2 गुणे 5 भी 2 बार है तो 5 के पावर 2 गुणे 17, ठीक है। ये हम लोगों का आंसर हो गया, ठीक है। तो 3825 के अभाज्य गुणनखंड जो हैं ये हैं, और हम लोगों ने लिखा क्या है, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में, क्योंकि आपस में सभी जो है गुणा करके लिखे गए हैं, ठीक है। तो गुणनफल के रूप में ये लिखे गए हैं, ठीक है। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। दोस्तों हम लोगों का अगला क्वेश्चन है 5005, ठीक है। दोस्तों जो है हम लोग यहाँ पर 5005 के बारे में देखेंगे। हम लोगों का कौन सा सवाल है, IV यानी चौथा सवाल है 5005, ठीक है। दोस्तों मैं आप लोगों को अगले वीडियो में ये जरूर बताऊंगा कि आप लोगों को कैसे ट्राई करना है, यानी
आप लोग पहले कैसे जानेंगे कि कौन सी संख्या जो है लेकर स्टार्ट करते हैं और कौन सी संख्या जो है छोड़ देंगे, ठीक है। क्योंकि अगर कोई ऐसी संख्या आ गई, मान लीजिए कोई संख्या जो है 17 से कट रही है, कोई संख्या 19 से कट रही है, उसके पहले बीच में किसी अन्य संख्या से नहीं कट रही है, तो क्या करेंगे आप हर संख्या से ट्राई करते रहेंगे। पहले 2 से ट्राई करेंगे, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, फिर 6 से। इस तरीके से आप लोगों का बहुत टाइम जो है कंज्यूम होगा, ठीक है। तो मैं आप लोगों को अगले वीडियो में ये जरूर बताऊंगा कि कैसे हम लोग जो है ये समझे कि कौन सी संख्या अगर हम लोगों ने ट्राई कर ली है तो अब कौन सी ट्राई करनी है, किससे भाग देना जो है हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। अभी हो गया, यहां पर हम लोग सॉल्यूशन लिखेंगे यानी हल लिखेंगे दोस्तों। क्या है, 5005 के अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। 5005 के अभाज्य गुणनखंड दोस्तों हम लोग यहाँ पर एक साइड में 5005 लिखेंगे और यहाँ पर जो है भाग देना स्टार्ट करेंगे, ठीक है दोस्तों। आखिरी में क्योंकि विषम संख्या है तो ये जो है 2 से नहीं कटेगी, सीधा हम लोग 5 से ट्राई करते हैं, ठीक है। तो 5 एकम 5, फिर बीच में डबल जीरो है, डबल जीरो ऐसे उतार लेते हैं, फिर 5 एकम 5, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों हम लोग जो है 7 से इसमें भाग देंगे, तो 7 एकम 7, यहाँ पर 3 बचा, 30 हो गया। यहाँ पर 7 एकम 7 10 था तो 7 चला गया, यहाँ पर 3 बचा, 3 और 0 30 हो गया, तो 7 चौक 28 हो गया। अभी यहाँ पर 2 बचा, 2 और 1 21 हो गया, तो 7 त्रिक 21 यानी 143 आ गया, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों हम लोग जो है इसको 11 से काटेंगे, 11 एकम 11, ठीक है। तो यहाँ से 11 चला गया, अभी यहाँ पर कितना बचा है 3, 3 और 3 क्या हो गया 33, तो 11 त्याई 33, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों ये संख्या 13 से कटेगी एक बार, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो 5005 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए दोस्तों, 5005। आप लोग चाहे तो इसको नीचे भी लिख सकते हैं, मैंने यहाँ पर साइड में लिखा है जिससे ज्यादा जगह ना कंज्यूम हो। आप लोग इसको नीचे भी लिख सकते हैं एग्जाम में चाहे तो, ठीक है। यहाँ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बराबर क्या लिखेंगे, 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों कोई भी संख्या रिपीट नहीं हुई, इसलिए कोई भी संख्या पावर में नहीं आएगी, यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है दोस्तों यहाँ तक आप लोगों को हर चीज एकदम तरीके से समझ में आई होगी, ठीक है। तो हम लोग जो है दोस्तों एक सवाल बचा है 5वां, उसको आप लोग ट्राई करेंगे घर पर, ठीक है। और अगर नहीं कर पाएंगे तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, या मैं कल उसको सॉल्व करवाऊंगा और आप लोगों को यह भी बताऊंगा कि किस संख्या से ट्राई करना है, ठीक है। किस संख्या से शुरुआत करना है भाग देने से, ठीक है। उम्मीद है दोस्तों आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, सब कुछ समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को किसी भी संख्या से या किसी भी बात से कोई भी समस्या है, कोई भी चीज़ नहीं समझ में आई है, जैसे कि आप लोगों को परिमेय संख्याएं नहीं समझ में आई हैं, प्राकृतिक संख्याएं या अपरिमेय संख्या नहीं समझ में आई है, भाज्य संख्याएं या अभाज्य संख्याएं, कोई भी चीज़ नहीं समझ में आया है, तो आप लोग उसको बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं आप लोगों को फिर से समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। दोस्तों ध्यान रहे, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरा सपोर्ट करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, ठीक है, जिससे मैं भी आप लोगों के लिए बोर्ड पर पढ़ा पाऊँ, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।